नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे विषय पर चर्चा करने से पूर्व एक सूचना आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि बीए फाइनल ईयर या एमए फाइनल ईयर की छात्राओं के लिए महाविद्यालय खुल गए हैं। आज 18 तारीख से महाविद्यालय में फाइनल ईयर की छात्राओं की नियमित कक्षाओं का प्रारंभ हो गया है। जहां तक बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की छात्राओं का प्रश्न है तो उस संबंध में भविष्य में सरकार के जो भी निर्देश होंगे उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा कि कब से आपको महाविद्यालय नियमित रूप से आना है। इस सूचना के बाद हम आज के अपने टॉपिक पर पुनः लौटते हैं। आज हम गांधीवाद का जो सामाजिक पक्ष है, जिसे हम सर्वोदय के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सर्वोदय का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है सबका उत्थान या सबका कल्याण। जहाँ तक गांधी की बात है तो गांधी ने सबसे पहले 1908 में सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था, जबकि उनने रस्किन जो कि प्रसिद्ध विचारक हैं, जिनकी किताब थी अनटू दिस लास्ट, उसका गुजराती में अनुवाद किया था। एक बार मैं पुनः दोहरा दूं कि गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1908 में किया था, जब उनने रस्किन की लिखी पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। जहाँ तक अनटू दिस लास्ट का हिंदी अर्थ है, उसका अर्थ होता है अनटू दिस लास्ट, यानी जो अंतिम छोर तक व्यक्ति है उसका उदय हो, उसका कल्याण हो, वो भी विकास में साझेदार हो। पर क्योंकि गांधी एक समग्रवादी थे, गांधी एक मध्यम मार्गी थे, गांधी सबको साथ लेके चलना चाहते थे। गांधी प्राचीन भारतीय संस्कृति के उस उक्ति जिसमें कहा गया है कि सर्वे संतु सुखिनः, यानी सभी सुखी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये जो हमारी संस्कृति रही है कि सभी का कल्याण हो, तो गांधी जी ने भी जो रस्किन की पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया तो उसका नाम अंत्योदय ना रख के उसका नाम सर्वोदय रखा। उन्होंने इस धारणा को भारतीय संस्कृति के अनुसार और व्यापक और सार्वभौमिक बनाया और इसमें सभी का कल्याण जोड़ा। जहाँ तक सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसा मैंने भी पहले भी कहा है कि सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ होता है सबका उत्थान, सबका कल्याण और सबका विकास। भारतीय संस्कृति में कोई नया शब्द नहीं है। सदैव से हमारी संस्कृति ने एक ऐसी व्यवस्था का स्वप्न देखा है, कल्पना की है या मूल्य सामने रखा है जहाँ सभी लोगों का कल्याण हो। गांधी जी का सर्वोदय का विचार उसी विचार की ओर संकेत करता है जो सत्य अहिंसा के आधार पर ऐसी समाज व्यवस्था चाहता है जहाँ पर वैमनस्य ना हो, जहाँ पर वर्ग संघर्ष ना हो, बल्कि वर्ग सहयोग, अहिंसा, सहकार और सहयोग की भावनाओं के आधार पर सभी का कल्याण हो, सभी विकास में भागीदार हो। ये समाजवाद का एक प्रभावी विकल्प महसूस करता है। गांधी समाजवाद क्या है? जो मार्क्सवादी समाजवाद का मॉडल है, वो एक वर्गहीन राज्यहीन समाज का स्वप्न देखता है। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद ऐसे समाज व्यवस्था का स्वप्न देखता है जब समाज में शोषण ना हो, समाज में समानता हो, समाज में के विकास के लाभों से सभी वर्गों को भागीदारी मिले। तो गांधी जी सर्वोदय के माध्यम से समाजवाद का एक विकल्प रखते हैं। सर्वोदय के माध्यम से वो ऐसे वर्गहीन, जातिहीन या राज्यहीन समाज का खांचा देते हैं जहाँ सबका विकास होगा, जहाँ चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे विकलांग हो, चाहे शक्तिशाली हो, हर व्यक्ति का कल्याण होगा, हर व्यक्ति का भला होगा। हर व्यक्ति ही आपसी सहयोग के द्वारा, आपसी सद्भाव के द्वारा और सहकारी भावना के द्वारा विकास के पथ पर समाज को अग्रसर करेगा। गांधी की मृत्यु के बाद या गांधी के समय ही जहाँ विनोबा भावे ने सर्वोदय के विचार को आगे बढ़ाया। विनोबा भावे के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, दादा धर्म अधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार, केसी मसरूवाला,
एवं दीनक रावदेव हैं जिन्होंने भी सर्वोदय पे विचार दिए। पर विनोबा भावे सर्वाधिक प्रख्यात सर्वोदयी थे जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में अपने भूदान और ग्रामदान और श्रमदान के माध्यम से समाज में जो वैमनस्य है, समाज में जो गरीब और अमीर में विषमता है, समाज में जो एक वर्ग संसाधनों से वंचित है तो दूसरे वर्ग के पास संसाधनों की अधिकता है, ऐसी विषमता को दूर करके एक समतावादी समाज बनाने की प्रयास किया। रस्किन के विचारों से गांधी जी ने जो सर्वोदय में विचार ग्रहण किए थे उसमें ये था कि भाई व्यक्ति की भलाई समाज की भलाई में निहित है। अगर हर व्यक्ति की भलाई होगी तो समाज की भलाई अपने आप हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति समाज से परे नहीं है। व्यक्ति और समाज में संबंध आंगिक है। ना समाज से परे व्यक्ति रह सकता है, ना व्यक्तियों के अभाव में समाज रह सकता है। इसलिए यदि एक व्यक्ति का भी कल्याण होता है तो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत कल्याण तो है ही, साथ साथ में समाज की एक इकाई का भी कल्याण है, उसका भी विकास है। तो जब सब व्यक्तियों का कल्याण हो जाएगा तो समाज का तो अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। व्यक्ति की भलाई में ही समाज की भलाई है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। दूसरा था पारिश्रमिक की समानता, यानी वकील और नाई के श्रम का मूल्य समान है। कोई श्रम की गरिमा का सिद्धांत दिया। सर्वोदय के माध्यम से गांधी जी ने श्रम की अस्मिता, श्रम की गरिमा का विचार सामने रखा। उनका मानना था कि हर श्रम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो वकील हो चाहे न्यायी हो, उनकी मेहनत का मूल्य बराबर होना चाहिए। उन्हें बराबर पारिश्रमिक या सैलरी या तनख्वाह मिलनी चाहिए। चाहे कोई अधिकारी हो चाहे मजदूर हो, उनको समान गरिमा, समान अवसर और समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। मजदूर और कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। श्रम ही अनिवार्य होना चाहिए। श्रम ही समाज और व्यक्ति के कल्याण का रास्ता सुझाता है। गांधी जी ने इसके अतिरिक्त जो सर्वोदय के विचार दिए थे उसमें था विकेंद्रीकरण। और ये विकेंद्रीकरण केवल सत्ता का नहीं हो कि एक केंद्र में बैठी हुई सत्ता पूरे राष्ट्र पर शासन करे। सत्ता का विकेंद्रीकरण तो सर्वोदय के विचार में शामिल था ही, पर साथ साथ संपत्ति का भी विकेंद्रीकरण हो। ऐसा न हो कि बड़े बड़े उद्योग के हाथों में राष्ट्र के समस्त संसाधनों का संकेंद्रण हो जाए। ऐसा न हो। इसके विपरीत आर्थिक संसाधनों का भी विकेंद्रीकरण हो। गाँव में कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से ग्राम एक आत्मनिर्भर समुदाय के रूप में व्यवहार कर सके, एक आत्मनिर्भर समुदाय के रूप में रूपांतरित हो सके। शहरों से की ओर जो गांव से पलायन हो रहा है वो पलायन रुक सके, बल्कि गांव भी इतना अपने आप में सफिशिएंट हो, इतने उसके पास संसाधन हो कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। साथ साथ सत्ता भी केवल एक केंद्र के स्तर पर ना चले, बल्कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांव को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो। तो विकेंद्रीकरण आर्थिक भी और राजनीतिक भी। श्रम का समानता, श्रम का महत्व, पारिश्रमिक की समानता, इसके अलावा आर्थिक आत्मसंयम। गांधी का मानना था कि संसार में सबकी आवश्यकता पूर्ति हो सके इतने संसाधन है, पे इस संसार में किसी भी एक व्यक्ति का लालच पूरा हो सके इतने संसाधन नहीं है। इसलिए हमें अपनी आवश्यकताएं न्यूनतम करनी चाहिए, हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए और आवश्यकता से अधिक संग्रह भी नहीं करना चाहिए। ये तो उन्होंने कहा भी है। सत्य अपने जो एकादश व्रत है जिसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांत दिए कि आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करो। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था में या आर्थिक संसाधनों का पुनः वितरण भी जरूरी था समाज में समता स्थापित करने के लिए, समाज में समानता स्थापित करने के लिए। एक और जहाँ मार्क्स संपत्ति के जबरन राष्ट्रीयकरण की बात करता है, अमीरों से संपत्ति छीनने की बात कर रहा है, वहीं गांधी जी का मॉडल पूर्णतः अहिंसक और शांतिपूर्ण है, स्वेच्छा है। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है। और ट्रस्टीशिप केवल अपनी संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए खर्च करना नहीं है, वो तो है ही कि हर व्यक्ति अपने आप को जो अपनी संपत्ति है उसको समाज की धरोहर माने और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बाद शेष संपत्ति को समाज के कल्याण और विकास के लिए खर्च करें। साथ साथ उन्होंने बोला है कि व्यक्ति को अपने ज्ञान और अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी समाज के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति का जो भी समाज में जो स्तर है, चाहे और जो भी उसका कौशल है, चाहे बुद्धि कौशल हो चाहे शारीरिक कौशल हो, वो कहीं ना कहीं उस कौशल के लिए समाज का ऋणी है। और जब तक वो अपने इस कौशल को, चाहे अपनी संपत्ति के कौशल को, चाहे अपनी शारीरिक कौशल को या मानसिक कौशल को समाज के पुनर्निर्माण के लिए, विषमतावादी समाज की पुनः व्यवस्था स्थापित करने के लिए खर्च नहीं करता, तब तक उस समाज में उसका योगदान नगण्य नहीं माना जाएगा। तो
एक ये भी हो गया कि अपनी क्षमताओं को समाज के कल्याण के लिए खर्च करना। तो यहाँ पे गांधी जी भी संसाधनों के पुनः वितरण की बात कर रहे हैं, मार्क्स भी कर रहा है, पर मार्क्स का तरीका जबरन है, हिंसा पे आधारित है, वहीं गांधी ने शांतिपूर्ण, स्वैच्छिक और स्वतः प्रकार से ही समाज की बात की है। तो इसके अलावा है विषमताओं का उन्मूलन, यानी समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए। यद्यपि गांधी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, गांधी जी ने बोला है कि भाई 4 तरह के वर्ण हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वर्ण या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति का शोषण ना कर पाए, या कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में ना हो कि वो दूसरे व्यक्ति का शोषण करे। इसी कारण गांधी जी ने हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं उन्हें हरिजन नाम दिया था, और हरिजन संघों के माध्यम से हरिजन उत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे। और इसके अतिरिक्त गांधी ने कहा था कि भाई समाज में पुरुषों के बराबरी महिलाओं को भी हिस्सा मिलना चाहिए, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भी गांधी ने कई प्रयास किए थे। तो जो गांधी जी का आदर्श समाज, जिसे सर्वोदय समाज के नाम से जानते हैं, और जिसमें बाद में चाहे विनोबा भावे, दादा धर्म अधिकारी हैं, चाहे जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने काम किया था। गांधी जी ने उस समाज के लिए, उस समाज को साकार करने के लिए एक सामुदायिक व्रत का सिद्धांत भी दिया। इस सिद्धांत का मतलब था कि जो प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की भलाई के लिए कार्य करे, हर व्यक्ति अपने परिवार की भलाई के लिए कार्य करे, परिवार गांव की भलाई के लिए कार्य करे, गांव तालुका की भलाई के लिए कार्य करे, और तालुका प्रांत के लिए भलाई करे, और प्रांत देश की भलाई के लिए कार्य करे, और देश विश्व की भलाई के लिए कार्य करे। यानी हर छोटी इकाई अपने से बड़ी इकाई की भलाई के लिए कार्य करेगी। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति स्वयं हितों से ऊपर उठे। यदि एक व्यक्ति अपने परिवार की भलाई के लिए कार्य करेगा तो स्वतः ही परिवार गांव या समाज की भलाई के लिए कार्य करेगा, गांव जिले की भलाई के लिए कार्य करेगा, जिला प्रांत की भलाई के लिए कार्य करे, प्रांत राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य करे, और राष्ट्र विश्व की भलाई के लिए कार्य करे। तो न केवल हमारे राष्ट्र का वरन पूरे विश्व का उदय होगा, विश्व का कल्याण होगा। धनी व्यक्तियों का नैतिक उत्थान होना चाहिए, तो गरीबों का भौतिक उत्थान होना चाहिए, सभी का उत्थान होना चाहिए। गांधी का कंसेप्ट इस संदर्भ में मार्क्स और बाकी समाजवादियों से डिफरेंट है। वो लोग केवल गरीब और असहायों के या उपेक्षितों और वंचितों के कल्याण की बात करते हैं, पर गांधी जी बोलते हैं कि कल्याण या उत्थान की आवश्यकता सभी को है। जहां गरीबों को उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए संसाधन चाहिए, उनका भौतिक उत्थान होना चाहिए, वैसे ही जो धनी व्यक्ति हैं उनका नैतिक उत्थान हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये गांधी का जो सामुदायिक समाज था, उसको उनने समुद्री तरंग के सिद्धांत के द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो संक्षेप में गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करता है, जहाँ पर सभी के कल्याण, सभी के भले, सभी के विकास, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट में या यूनिवर्सल प्रोग्रेस की बात की गई है, जहाँ सब माना गया है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए, हर समाज एक व्यक्ति के लिए हो और व्यक्ति के लिए पूरा समाज हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो, स्त्री पुरुष गरीब अमीर वृद्ध जवान सभी का कल्याण हो, समाज अहिंसा पे हो, समाज आत्म संयम पे हो, समाज में श्रम का महत्व हो, समाज में परिश्रमिक की समानता हो, समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना हो, समाज में सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, स्वेच्छा के रास्ते पर आर्थिक संसाधनों का पुनः वितरण। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ सबका उत्थान हो। तो ये गांधी ने एक वैकल्पिक मॉडल हमें विकास के लिए हमारे सामने रखा है, जो मैं मानता हूँ कि काफ़ी प्रभावकारी, और आज वर्तमान में विश्व में जिस तरह के संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं उसमें सही में ये उपाय बड़ा कारगर हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस संबंध में जो भी आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।